नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर से रण क्षेत्र में है। मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, मुद्दा उस सच्चाई से जुड़ा हुआ है जिस पर पर्दा डालने की खूब कोशिशें होती हैं। लेकिन आज हम ऐसी ही सच्चाई से पर्दा उठा रहे हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की, पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। घुसपैठिए, जी हां, घुसपैठिए, वही घुसपैठिए जो फर्जी कागजों पर हमारी धरती में दाखिल हो जाते हैं, हमारी नौकरियां छीनते हैं, हमारे संसाधन खा जाते हैं और फिर राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक दल उन्हें मेहमान बनाकर पालते हैं क्योंकि वो उनका वोट बैंक बन जाते हैं। लेकिन आज की तस्वीर बदल रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ी सफाई मुहिम छेड़ दी है। 75 जिलों में डिटेंशन कैंप, पूरे राज्य में दस्तावेजों की चौकन्नी जांच और साफ चेतावनी कि अवैध घुसपैठिए मिले तो यूपी की जमीन नहीं, डिटेंशन सेंटर मिलेगा और उसके बाद सीधे वापसी होगी। यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, ये एक राष्ट्रीय संदेश है। भारत कोई सराय या धर्मशाला नहीं है जहां जो चाहे घुस आए। लेकिन जब योगी सरकार घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, उन्हें वापस भेजने के लिए, उत्तर प्रदेश को और भारत को घुसपैठिया मुक्त बनाने के लिए, देश को सुरक्षित बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो तभी विपक्ष क्या कर रहा है? घुसपैठिया मुक्त भारत 2047 का जो विकसित भारत है उसका एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन इसी बड़े विकसित भारत अभियान को, यानी घुसपैठिए भगाओ मिशन को जब धार दी जा रही है तो विपक्षी देखिए तिलमिलाए, और ऐसा तिलमिलाए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री पर उम्र को लेकर, उनकी आयु को लेकर संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। सोचिए, बात सुरक्षा की हो, बात घुसपैठ की हो, बात देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, भारत को घुसपैठ मुक्त बनाने की हो, तो विपक्ष का मुद्दा शायद समझ नहीं आता। विपक्ष को मुद्दा समझ नहीं आता तो यही करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, संवेदनहीन बयान देते हैं। पीएम की उम्र पर टिप्पणी, क्या यही राजनीति है? क्या यही नेतृत्व है? क्या यही राष्ट्र नीति है? जब देश के दुश्मन सरहदों से अंदर घुस रहे हों, सरहदों से अंदर आ रहे हों, तब नेता हास्य, व्यंग और निजी हमले ढूंढ रहे हैं। आज सवाल सिर्फ अखिलेश से नहीं, पूरी विपक्षी बिरादरी से होगा कि आप घुसपैठियों के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ। रण क्षेत्र में आज का मुद्दा सुरक्षा पर राजनीति कब बंद करेगा यह विपक्ष? क्या अखिलेश अपने बयान पर माफी मांगेंगे? और क्या योगी मॉडल पूरे देश की जरूरत बन चुका है? जो सर्जिकल स्ट्राइक घुसपैठियों पर यूपी में हो रही है, क्या पूरे देश में ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत आन पड़ी है? खुलकर करेंगे बात। कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज की अतिथि, लेकिन सबसे पहले आंख खोलती आज की ये टीजर रिपोर्ट। एक देश, एक प्रदेश और एक संदेश, घुसपैठिए अब बचेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिया है उसने एकदम से खेल बदल दिया। प्रदेश में पहली बार सभी 75 जिलों में एक साथ अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक स्टाइल अभियान शुरू हो गया है। सीएम योगी के स्पष्ट निर्देश हैं, पहचानो, चिन्हित करो और तुरंत कार्रवाई करो। अवैध घुसपैठिए, संदिग्ध दस्तावेज, झूठी पहचान, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। सरकार ने आदेश दिया, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। यहाँ उन सभी को रखा जाएगा जिनकी नागरिकता संदिग्ध पाई जाएगी, जिनके पास प्रमाण नहीं होगा या जो भारत की जमीन पर अवैध रूप से छिपे हुए हैं। जिलाधिकारी, जिले के कप्तान, खुफिया एजेंसियां, सभी को वॉर रूम मोड में लगा दिया गया है। नेपाल बॉर्डर, पूर्वी यूपी, संवेदनशील कस्बे, घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर स्पेशल हाई अलर्ट रखा गया है। योगी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अवैध प्रवासियों से किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा। ये सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं है,
यह एक राज्य स्तरीय सुरक्षा ऑपरेशन है। संदिग्ध लोगों की पहचान, उनकी गतिविधि की निगरानी और विवादित दस्तावेजों की पूरी जांच। अब ये सब होगा फास्ट ट्रैक पर। जिनकी पहचान फर्जी मिलेगी उन्हें सीधे डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा और फिर डिपोर्ट यानी देश निकालने की कार्रवाई शुरू होगी। वहीं विपक्ष सवाल उठाने लगा है कि क्या ये चुनावी स्टंट है, हाइप है या किसी खास वोट बैंक को साधने की कोशिश है। लेकिन योगी सरकार का एक ही जवाब है इस पर, ये सुरक्षा का सवाल है, ये राष्ट्रहित की बात है और उसमें राजनीति को घुसने नहीं दिया जाएगा। नेपाल सीमा से लगे जिलों में सख्ती और बढ़ाई गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ घुसपैठिए इन्हीं इलाकों को ठिकाना बनाते हैं, इसीलिए पुलिस और इंटेलिजेंस को 24/7 मॉनिटरिंग का आदेश दिया गया। संदेश स्पष्ट है, अभियान अवैध घुसपैठियों की रीढ़ तोड़ देगा। यूपी में कोई अवैध घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं। कानून तोड़ोगे तो कार्रवाई निश्चित है। दस्तावेज फर्जी होंगे तो डिपोर्टेशन होगा और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करोगे तो यूपी का कानून तुम्हें छोड़ने वाला है। तो यूपी में यह तय कर लिया गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो घुसपैठियों पर होगी। लेकिन देखिए विपक्षियों ने क्या ट्राई किया। विपक्षियों ने यह शुरू कर दिया कि जब कभी भी विकसित भारत की संकल्पना परिकल्पना को घुसपैठिया मुक्त भारत के साथ जोड़ा जाएगा, ऐसी कुछ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, विकसित भारत 2047 की विजन की बात की जाएगी, तो प्रधानमंत्री पर संवेदनहीन टिप्पणी करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी यही किया। कुछ ऐसा कहा जो उनकी राजनीतिक परिपक्वता को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। और यही वजह है कि एक तरफ अखिलेश यादव टिप्पणी करते हैं प्रधानमंत्री पर, दूसरी तरफ बीजेपी ब्रिगेड तैयार हो जाती है जवाब देने को। कैसा रहा ये आरोप प्रत्यारोप, आइए आपको दिखाते हैं। हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन तैयारी के साथ सोचिए हम कब रिकवर कर पाएंगे। ये जो घटना हुई है, पायलट तो कभी नहीं मिलेगा हमें वापस, बस वो उसके परिवार का दुख तो है ही है, देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो खुद ही नहीं रही है यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अच्छा किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक, तो खुद ही नहीं रहोगे। उम्र हमें दिखाई दे रही है, सर पे बाल नहीं है आपके। अच्छा जीतेंगे नहीं, ना बंगाल जीतेंगे ना यूपी जीतेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसी देखिए ये सही कह रहे हैं, ये बीजेपी ये कभी सीरियस मत लेना किसी बात को। मैं फिर रिपीट कर दूं, नहीं क्लियरिटी होगी तो इसमें हमारी आपकी नाराजगी कभी नहीं होगी। राजनाथ जी का एक बयान था कि 2047 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, और अखिलेश यादव का बयान आ रहा है कि 2047 तक विकसित भारत देखने के लिए रहेंगे ही नहीं। कैसे देखते हैं आप? देखिए अखिलेश यादव का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को इस तरह शराप देने का अधिकार नहीं है। जीवन ईश्वर के हाथ में है। नरेंद्र मोदी लंबे काल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मैं तो मानता हूं कि ये सबसे लंबी उम्र और सबसे लंबे काल तक देश के प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम रहेगा। और हम सब चाहते हैं कि विकसित राष्ट्र बने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने। एक सवाल अभी है कि अखिलेश यादव ये भी कर रहे हैं कि आप लोग बिहार जीत के मुगालते मत रहिए, बंगाल और यूपी में सफाया हो जाएंगे आप लोग। वो ऐसे बोलते रहे, हमें जीतना आता है, उनको हराना आता है, हम उनको हरा के छोड़ेंगे। बंगाल में तो चुनाव होगा अभी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, लाल टोपी पहन के गए थे बिहार, और क्या हाल किया बिहारियों ने, पता लगा उनको। बहुत प्रचार कर रहे थे, जहाँ जहाँ गए वहीं लुटिया डूब गई। तो शाहनवाज हुसैन साहब हैं जिन्होंने राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव के बयान को लेकर सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।
तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इन सब के बीच में योगी सरकार, योगी एक्शन में है। घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी हो चुकी है। ये तैयारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, तो विपक्ष से राजनीति क्यों कह रहा है? आइए खुलकर करते हैं इस पर बात। और बात करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट पैनल में मौजूद हैं। स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रमाकांत मिश्रा जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं अशोक यादव जी, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मैं देख पा रही हूँ रतन तिवारी जी हमारे साथ हैं, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अनिल गर्ग साहब भी हमारे साथ हैं, और खास तौर से हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं महेश चंद्र द्विवेदी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रमाकांत जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये साफ तौर पर फॉर्मूला तय हो चुका है कि डिटेक्ट करेंगे, डिटेन करेंगे और डिपोर्ट करेंगे, लेकिन टाइमलाइन को लेकर विपक्ष कह रहा है कि भाई ये तो चुनावी स्टंट है, ये चुनावी हाइप है। इस तरीके के आरोप शुरू हो चुके हैं विपक्ष की तरफ से। लावनी जी, एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो कि कब राजनीतिक जो दल है, जो विपक्षी राजनीतिक दल है, कब उन्होंने सवाल नहीं किया जो ये टाइमलाइन के ऊपर में या टाइमिंग के ऊपर में। मुझे तो लगता है जो कि हर एक आप 365 दिन की अगर बात कर लें तो हमेशा से ही उन्होंने टाइमिंग के ऊपर में सवाल किया है। मुझे लगता है जो कि हर चीज को चुनाव से जोड़ देना, ये तो मुझे लगता है जो कि ये अपरिपक्वता है। और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो उनके पिताजी का एक जो बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था जो कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये तो बिल्कुल उस तरह के बयान हम देख रहे हैं। क्या उनको अभी भी परिपक्वता की जरूरत है? मुझे लगता है जो कि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव जी हो, निश्चित तौर पर उनको अपने संबोधन को, अपने शब्दों के ऊपर में, अपने वाक्यों के ऊपर में निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात यह है जो कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या घुसपैठियों से किस तरह का प्रेम, अगर आप घुसपैठियों से प्रेम रखते हैं, जैसे हमने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर में, आप उत्तर प्रदेश के अंदर में देख लें, बिहार के अंदर में देख लें, क्या ये जो राजनीतिक माहौल बना रहा है विपक्ष, ये क्या सोच करके बना रहा है? क्या घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है, या उन वोट बैंक को बचाने की कोशिश हो रही है जिससे उन्होंने कभी सत्ता में आने की कोशिश की थी? तो मुझे लगता है जो कि इस सब पर विचार होना चाहिए। देखिए, जनता एसआईआर अभी हुआ है बिहार के अंदर में, और बिहार का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं दिखाता है जो कि विपक्ष, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसका टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है? जी बिल्कुल, ठीक है अशोक जी, जब टाइमलाइन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। घुसपैठिए भागे, उनको खदेड़ा जाए, यही तो भारत के लिए जरूरी है। तो ऐसे में इस तरीके की प्रतिक्रियाओं का आना, जबकि विपक्ष को भी घुसपैठिया मुक्त भारत, ये तो विपक्ष के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति रहेगी। अशोक जी, हाँ देखिए लावनी जी, ईमानदारी से कहा जाए तो घुसपैठियों की समस्या वर्ल्ड लेवल पर है, और हर देश की सरकार जहां पर घुसपैठियों की समस्या है, वो सरकारें ईमानदारी से घुसपैठियों को रोकने का काम कर रही हैं, उनको डिपोर्ट करने का काम कर रही हैं। हमारी सरकार घुसपैठियों का राग अलाप करके, बल्कि सरकार के कुछ लोग खुद शामिल है, मेरे पास रिपोर्ट है कि जो घुसपैठियों को हिंदुस्तान में घुसपैठ करवा रहे हैं, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं, और घुसपैठ की समस्या को सरकार रोक नहीं रही है, बल्कि इस घुसपैठ की समस्या को एक चुनावी मुद्दा बनाती है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को कहते हैं कि देश घुसपैठियों का शिकार हो रहा है, घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है, तो मोदी जी को उस समय देश से माफी मांगनी चाहिए थी उसी लाल किला की प्राचीर से, कि हम घुसपैठियों को न तो डिटेक्ट कर पाए, न तो डिटेन कर पाए, न तो डिपोर्ट कर पाए। बिहार में तो आप ही लोग तो फिर रुदन करने लग गए थे कि परेशान कर रहे हैं, एक खास वर्ग को परेशान कर रहे हैं। डिटेक्ट कर तो रहे थे, डिटेक्ट बंगाल में कर तो रहे हैं, ममता बनर्जी वहां पर रो रही हैं, जहां जहां डिटेक्ट कर रहे हैं वहां विपक्ष रो रहा है। देखिए लावनी जी, मैं 5 नवंबर 2025 लाइव ला रिपोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट बेल टू बीजेपी वर्कर एक्यूज्ड ऑफ फेयरिंग अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया। जानती हैं, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक पदाधिकारी था जिसका नाम है विक्रम रॉय, आप नोट कर लीजिए। इसने बांग्लादेश के घुसपैठियों को भारत में घुसा रहा था, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा था, जिनको एसटीएफ ने पकड़ा, 2 साल जेल में था ये। उसके बाद हाई कोर्ट से इसकी जमानत होती है। एक मैंने टेस्ट केस बताया आपको, इस तरह न जाने कितने वर्कर्स भाजपा ने लगा रखे हैं घुसपैठियों को घुसपैठ कराने के लिए, और सिर्फ इसका एक ऑब्जेक्टिव है चुनाव में इसका मुद्दा बनाना। आप देखिए 1996 का एक मूवी था मेरा साया, जिसमें एक गाना है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। ये घुसपैठिए गाना गा रहे हैं भाजपा के साथ,
भाजपा तू जहां जहां चलेगी मेरा साया साथ होगा। अभी मतलब ये मान लो ना कि समाजवादी पार्टी चाहती है ना कि घुसपैठियों को खदेड़ा जाए। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल चाहती है। तो फिर ये जो कदम उठाया जा रहा है डिटेक्ट, डिटेन और डिटेंशन का, आपको साथ देना चाहिए। जहां गलत हो उस पर आवाज उठाइए, बिल्कुल आवाज उठाइए, क्योंकि घुसपैठी मुक्त भारत बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, विपक्ष की है, हमारी है, आपकी है, सबकी है। उठाइए आवाज, उसको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ये कहकर इसको डाइल्यूट करना कि भाई ये तो एक विशेष वर्ग को परेशान किया जा रहा है, या जब कभी ऐसे सवाल हो तो प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर संवेदनहीन बयान दे देना, क्या ये राजनीतिक परिपक्वता है? लावनी जी, बड़ा समस्या ये है कि जब जहां अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ, अब घुसपैठिए वहां से निकल चुके हैं, ट्रेन पकड़ लिए। कहां की जानती हैं? पश्चिम बंगाल की ट्रेन पकड़े घुसपैठिए, और पश्चिम बंगाल में पहुंच जाएंगे चुनाव के पहले, फिर भाजपा मुद्दा बनाएगी वहां पर। नहीं 12 राज्य, अरे अगले साल 12 राज्यों में चुनाव थोड़ी है भाई साहब, 12 राज्यों में चल रही है पूरी प्रक्रिया एसआईआर की। अगर आप घुसपैठियों को एसआईआर से जोड़ेंगे, हम तो कह रहे हैं कि एक साथ पूरे देश में चलनी चाहिए, लेकिन प्रक्रिया शुरू तो हुई है ना। आप लोगों को केवल बांग्लादेश या उत्तर प्रदेश क्यों नजर आता है? तो 12 राज्य हैं। सरकार किसकी है लावनी जी? हम तो शुरू में ही यही बात मैंने बोला कि देखिए बॉर्डर पे सिक्योरिटी किसकी है? पश्चिम बंगाल की, मतलब राज्य सरकार के अधीन आती है क्या बीएसएफ? ये जो सेंट्रल एजेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और सरकार को अपनी नाकामी इसीलिए तो कह रही थी ना कि आप चाहते हैं कि खदेड़ा जाए, तो बोलिए कि हाँ ये जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है। आप मतलब दोनों पैर अगर नाव पर रखेंगे तो कैसे चलेगा भाई साहब? जरा आमने सामने ले लीजिए अशोक जी और रमाकांत जी को। थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं अशोक जी। एक बात पे अशोक जी ने कहा कि घुसपैठिए बाहर जाने चाहिए, लेकिन सरकार जो कदम उठा रही है उस पर नाराजगी अशोक जी की ज्यादा है, समाजवादी पार्टी की ज्यादा है। रमाकांत जी अशोक जी को आमने सामने लीजिए जल्दी से। हमारी नाराजगी बिल्कुल नहीं है, हम ये चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं रतन जी, इसके बाद बस आपके पास आती हूँ। देखिए घुसपैठियों के साथ समस्या क्या है, इन्होंने नाम लिया। मैं कहना चाहता हूं अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर आपने जैसे कहा है, क्योंकि उसके विरुद्ध आवाज उठाइए, हम उसको बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप किसी चीज को कोई भी अगर काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है, रमाकांत जी, ये चीज देश जानना चाहता है, कहीं न कहीं देश ये चीज जानना चाहता है कि जिस राज्य में चुनाव होता है तो घुसपैठिए ससुरे उसी राज्य में पहुंच जाते हैं भाई। अशोक जी, ये कौन सी मतलब प्रक्रिया है? ये जैसे चुनाव शुरू हुआ किस राज्य में घुसपैठिए पहुंच जाएंगे, चुनाव करा कर घुसपैठिए वापस चले जाते हैं। ये चीज देश के जनता के समझ से परे भाई कि चुनाव कराने के लिए घुसपैठिए आते हैं क्या? नहीं, ये बताइए रमाकांत जी, ये घुसपैठिए चुनाव करवाने के लिए आते हैं, भाजपा को जितवाने के लिए आते हैं, मुद्दा बनवाने के लिए आते हैं, या खाली फेक नैरेटिव है? कोई तो कोई रीजन होगा, कोई एक चीज तो इसमें सही होगा। घुसपैठिए जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे आप लोग। एक दूसरे का आरोप सुनकर जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। दो बातें यहां पर निकल कर आ रही है। जल्दी से रतन तिवारी जी के पास जाती हूँ, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। रतन जी देखिए, एक बात तो तय है कि आप लोग भी बार बार कहते हैं हम नहीं चाहते कि घुसपैठिए रहें, घुसपैठिए मुक्त भारत होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? उसके लिए एक रणनीति भी होती है। तो अगर एक दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है, तो वर्तमान सरकार अगर किसी रणनीति के तहत घुसपैठियों को खदेड़ रही है तो फिर आपत्ति क्यों है? ये एक साथ दो चीजें कैसे चल सकती हैं? रतन जी। लावनी जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपने सारे मित्रों को भी प्रणाम करता हूं। देखिए, घुसपैठियों पे अगर चर्चा होती है तो भारतीय जनता पार्टी जब चर्चा करने आती है तो कहीं ना कहीं पूरा देश हंस रहा होता है। और मैं दावे के साथ, आंकड़े के साथ और रिपोर्ट के साथ मैं बैठता हूँ आपके चैनल पे। हंस रहे हैं ना? नहीं, आप हंस रहे हैं ना, जैसे राहुल गांधी जी के एक वक्तव्य के ऊपर 30 सेकंड्स ओपनिंग रिमार्क कर लेने दीजिए रमाकांत जी, काउंटर आंसर आप ही को करना है। रमाकांत जी सुन लीजिए, मैं तर्कों की बात करता हूँ, झूठ बोलने नहीं आता हूँ। लावनी जी 2004 से लेके 2014 तक झूठ बोलते हैं, आपके नेता ही झूठ बोलते हैं। आप अपनी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए रमाकांत मिश्रा जी, रमाकांत जी सुन लीजिए, आपके नेताजी। अच्छा रमाकांत जी, एक बार सुन लीजिए उनको, उसके बाद जवाब दीजिएगा। हाँ जल्दी से रतन जी प्लीज। लावनी जी 2004 से लेके लावनी जी 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार थी, और यूपीए सरकार में प्रति वर्ष घुसपैठियों की बात की जाए तो प्रति वर्ष 12,400, 12,350, 11,600, 7,800 करीब हमने
10 साल में 90,000 घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को देश निकाल किया, डिपोर्ट किया। ये आंकड़े हमने सदन में पेश किए थे, ये आंकड़े आपके पास होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की मजबूत 56 इंच वाली सरकार चल रही है, 10 वर्ष हो गए, 10 वर्षों में मात्र 4,000 लोगों को उन्होंने चिन्हित करके डिपोर्ट किया है। और 2017 में मात्र 51 लोग हैं जिनको इन्होंने देश से बाहर निकाला है। रमाकांत जी जवाब दीजिए, सदन में पेश हो चुके हैं। आप बताइए, जवाब दीजिए। देखिए लावनी जी, अभी ये 90,000 की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस समय में इंदिरा गांधी जी ने, मैं यूपीए की बात कर रहा हूं, मैं जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो 17 करोड़ गरीब को इन्होंने एक झटके में ही गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। आप जानते हैं, अरे ये केवल कागजों में आंकड़ा था, ये केवल कागजों में आंकड़ा था। 90,000 की बात कर रहे हैं ना, ये की बात हो रही है, बताइए ना भाई, सुन लीजिए। कागजों में आंकड़ा यूपीए गवर्नमेंट या मुसलमानों के नाम पे, रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पे कागजों में आंकड़े बढ़ाती रही है, कागजों में आंकड़े बढ़ाती रही है। सवाल तो फिर रतन जी यही है ना कि अगर उन्होंने डिपोर्ट नहीं किया, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो अब ऐसी रणनीति बन रही है ना कि डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा ऐसे लोगों को डिटेन करके जिनके पास कोई वैध पर्चा नहीं है। लेकिन जब ऐसा होता है तब आप लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स पर आप प्रहार कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रही हूं कि दो चीजों पर विपक्ष चलता है। एक, जो स्टैंड क्लियर होना चाहिए वो स्टैंड क्लियर नहीं है। अभी अभी जैसी बात होती है कि भाई डिटेक्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, डिटेंशन कैंप पे रखा जाएगा, आप लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आने लगती है कि ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन है। तो सरकार से आप उम्मीद क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार? कैसे खदेड़े बात? ऐसे नहीं, ये लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जो देश की लड़ाई में भाग लिया है, जो कारगिल युद्ध लड़ा है, उसको इन लोग डिटेक्ट करते हैं। क्या कहां से आप आंकड़े उठा कर ले आते हैं? अनिल गर्ग जी आइए आप जरा जल्दी से, और उसके बाद महेश जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। ठीक है अनिल जी जल्दी से, आपका जो राजनीतिक चश्मा है क्या कहता है इस तरीके के मुद्दे पर, खासतौर से ऐसे समय में जब केवल हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे हैं घुसपैठियों पर, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पूरे देश में एक साथ ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। अनिल जी, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, तीनों की बात सुनी। एक बात तो मुझे समझ में आई कि हर बात ऑनलाइन तो सबको लगता है कि घुसपैठिए सरकार देश में रहने नहीं चाहिए, बात ठीक है। लेकिन अगर घुसपैठिए, अब ये एक बात आई कि घुसपैठिए आ कैसे गए, जैसे मेरे कांग्रेसी साथी ने कहा, ये तो बात ठीक है, कहीं ना कहीं बॉर्डर में कहीं ना कहीं ऐसे लकुने हैं, ऐसी कोई चूक है जहां से घुसपैठिए आते हैं, ये तो बात सही है। घुसपैठिए आके तो बॉर्डर क्रॉस करके ही है, और जहां हमारी बीएसएफ लगी है वहां पे कहीं ना कहीं कोई ऐसे कोने जहां बीएसएफ की चूक हो रही है या अधिकारियों की चूक हो रही है या निगाह से ओझल हो रहे आ रहे हैं। लेकिन अगर आ गए हैं तो अब उनको क्या करना? अगर आप मानते हैं कि वो घुसपैठिए हैं, उनको डिटेक्ट करना चाहिए और उनको डिटेन करके रिपोर्ट भी कर देना चाहिए, तो फिर जो मैकेनिज्म बना रही है सरकार, तो उस मैकेनिज्म पे बात करिए ना। आप इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? सरकार मैकेनिज्म क्यों बना रही है? आप इस पे बात करिए कि इस मैकेनिज्म में ये, अगर इसमें कोई गलतियां हैं, इसमें कोई दोष है, इसमें कोई त्रुटि है, तो उस मैकेनिज्म पर बात करिए कि साहब इस मैकेनिज्म में गड़बड़ है। अब दो बातें हैं, जो घुसपैठिए हैं, अब ये बात कर रहा था कि कोई कांग्रेस के साथी ने भी बोला कि कोई भाजपा का साथी है वो जो है घुसपैठ करा रहा था। आप मुझे बताइए, अगर सीएए कानून आया, सीएए कानून के तहत अगर वहां पे धार्मिक रूप से प्रताड़ित कोई विदेश में है, चाहे पाकिस्तान में होगा, बांग्लादेश में होगा या कहीं और होगा, अगर वो वहां प्रताड़ित और भारत में आ रहा है, वो तो शरणार्थी बन सकता है। उसको घुसपैठिया बनने की कहां नौबत आएगी और क्या जरूरत आएगी? तो एक विशेष धर्म तो ये है कि घुसपैठिया और शरणार्थी दो अलग चीजें हैं, ये समझने की जरूरत है कि शरणार्थी कौन है और घुसपैठिए कौन है। अनिल जी, मैं आपके साथ ही कंटिन्यू करूंगी, लेकिन महेश जी का जल्दी से एक कमेंट ले लेने दीजिए जरूर से। आपने बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दे दिया है यहां पर महेश जी। इंपॉर्टेंट ये है कि बॉर्डर एरियाज जो सबसे ज्यादा घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है, और फिर भी यहां पर देखिए राजनीति हो रही है। ये जो कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये कितना जरूरी है आज की तारीख में, आज के समय में? महेश जी, सबसे पहले तो ये विषय राजनीति का है ही नहीं। बिल्कुल। दुर्भाग्यवश जब भी घुसपैठियों की बात होती है तो कहते तो सभी है कि वो देश के लिए खतरा है और देश के भविष्य के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल अंदर ही अंदर या जो चुनाव में खड़े होने वाले
कैंडिडेट्स है वो अंदर ही अंदर उनका सपोर्ट लेने के लिए उन्हें मदद करते रहते हैं। अगर आप फ्रांस को देखें, इंग्लैंड को देखें, अमेरिका को देखें, स्पेन को देखें, सब देशों ने तमाम तथाकथित शरणार्थियों को लिया और आज वही शरणार्थी वहां पर कभी बम फोड़ते हैं, कभी अंडरग्राउंड को तोड़ते हैं, कभी ट्रक घुसेड़ देते हैं कहीं पर। तो इन लोगों से खतरा तो है ही जो घुसपैठी हैं, इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जब योगी जी ने इस पर स्पष्ट कदम उठाए हैं कि हम उनको डिटेंशन कैंप में ढूंढ के रखेंगे और उसके बाद जो उनके विषय में जानकारी याद कर वापस कर देंगे, तो इस पर कोई भी बहस हो ही नहीं सकती। इसका विरोध करने का भी सेंस ही नहीं है किसी को, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत साल तक मैं पुलिस में देखता रहा हूँ कि कोई क्लियर स्टेप्स कोई गवर्नमेंट नहीं, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया इनको वापस करने के लिए। हाँ। नहीं बनाया, जनरल आदेश तो आ जाते थे कि नहीं आना चाहिए, लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया, कोई क्लियर आदेश नहीं होता था, कोई क्लियर रणनीति नहीं होती थी। लेकिन वर्तमान में अगर क्लियर रणनीति है, स्पष्टवादिता के साथ अगर रणनीति बन रही है, तो इस रणनीति का ही विरोध क्यों? महेश जी, जो बात आप कह रहे थे प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए आपने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि एक जो ठोस रणनीति होनी चाहिए क्योंकि आपने बीती सरकारों में काम किया हुआ है, क्या आपको उस रणनीति का, उस इच्छा शक्ति का अभाव नजर आया? बिल्कुल कोई रणनीति बनती ही नहीं थी। और यहाँ तक कि कभी कभी ऐसे प्रस्ताव रखे गए गवर्नमेंट के पास ही कुछ उसके लिए धन अलॉट कर दिया जाए, जिससे कि इनको भेजने का खर्चा कहाँ से आएगा, पुलिस के पास उस हेड में पैसा ही नहीं होता था, तो वो भी नहीं किसी सरकार ने किया। तो सही बात तो ये है कि कोई स्पष्ट प्लान कभी भी बन के नहीं आया, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं आया कि इनको किस तरह किया जाए। जनरल आदेश आ जाया करते थे। तो आज अगर बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये कोई बीजेपी का स्पोक पर्सन नहीं बोल रहे, वो खुद पूर्व पुलिस निदेशक रह चुके हैं और वो एक कमान संभाल चुके हैं राज्य की, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश में खासकर ऐसी कोई रणनीति नहीं रही। अशोक जी, तब तो फिर ऐसी जो नीतियां बन रही हैं उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए लावनी जी, मैंने इसके पहले भी कहा कि घुसपैठियों को डिटेन रिपोर्ट करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं करेगा। घुसपैठियों का एक एजेंडा बनाने के लिए, घुसपैठियों को एक टूल बनाने के लिए, घुसपैठियों को एक चुनावी टूल बनाने के लिए भाजपा जो प्रयास करती है, विरोध उस बात का है। मैंने इसके पहले भी एक रिपोर्ट बताई लाइव ला की कि किस तरह से भाजपा के लोग ही घुसपैठ करवाते हैं, तो और किस तरह से आपने एक उदाहरण दिया, मैंने उसमें आपका साथ दिया और कहा रमाकांत जी को कि अगर ऐसे लोग हैं तो इन्हें भी खदेड़िए, एक्शन लीजिए, होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर विपक्ष सीधे तौर पर घुसपैठियों का ह्यूमन राइट्स देखने लगे, तब तो फिर मंशा विपक्ष की सोच पर पड़ेगी ना। अगर अखिलेश यादव जी 2047 के विजन को लेकर प्रधानमंत्री की उम्र पर टीका टिप्पणी करने लगे, बेहद संवेदनहीन टिप्पणी करने लगे, तब तो फिर विपक्ष की सोच पर सवाल होगा ना साहब। देखिए लावनी जी, घुसपैठियों को लेकर के अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कुछ आंकड़े रखे, उस आंकड़े पर हमारे भाजपा के साथी निरुत्तर थे। अगर कोई सरकार, चूंकि घुसपैठ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इसमें रोल नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिक रोल होता है, और हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 90,000 घुसपैठियों को बाहर किया। अब इसमें 11 साल से ऊपर हो गया। बसाया किसने? वो अंदर तो आ गई, इन्होंने 90,000 हटाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में घुसपैठी अगर बस गए तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो 2017 से तो नहीं बसे ना, वो तो पहले से बसते हुए चले आ रहे हैं। वो 2012 में भी बसे होंगे, वो पहले भी बसे होंगे। तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना। रतन जी आ रही हूँ इसके बाद में आपके पास। लावनी जी देखिए, अब घुसपैठिए कब आए कब नहीं आए, ये तो जो सरकार उसको बताना चाहिए कि ये घुसपैठे नेहरू जी के जमाने से आए हैं, इंदिरा गांधी जी के जमाने से आए हैं। रमाकांत जी जवाब दीजिए। अनिल जी तैयार नहीं होंगे तो पूछिए, कांग्रेस के साथी से पूछिए, 90,000 अगर उनको आंकड़ा दे रहे हैं, ये 90,000 आए कहां से? पहली बात। दूसरी बात, ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, जवाब दे देता हूं, नहीं आप सुन लीजिए पहले। और दूसरी बात ये, जो कि आपने देखा होगा अभी जब एसआईआर की बात हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर में, हावड़ा एक लावनी जी में, हावड़ा में एक जगह है जहां पर 80% ऐसे घर हैं जहां पे ताला लगा करके वहां से निवासी निकल चुके हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल के ठीक है, मतलब भगदड़ मची हुई है कहा जा रहा है। बताइए रतन जी।
तो ये क्या है? जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है शायद तैयारी करके नहीं आए। 2.5 लाख के आंकड़े, 2.5 लाख घुसपैठियों के आंकड़े पेश हुए थे सदन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने उसी आंकड़े को 3.5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। सुनो ना, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपकी भी सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, सुन लीजिए, आपकी सरकार ने 3.5 लाख आंकड़े दिए, तो आप बता दीजिए 1 लाख घुसपैठिए कहाँ से आ गए? ये चौकीदार क्या सो रहा था क्या? दूसरी बात, अरे सुन लीजिए ना, गृह मंत्री अमित शाह जी ये बताते हैं कि 3.5 लाख घुसपैठिए हैं। रतन जी मैं 100 बात की एक बात पूछती हूँ आपसे भी और अशोक जी से, उसके बाद अनिल जी के बाद सीधे इसी का उत्तर लूंगी। रतन जी, एनआरसी होना चाहिए पूरे देश में, लागू हो जाए एनआरसी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो, हम सब एक सुर में कहते हैं कि घुसपैठिए देश से बाहर होनी चाहिए। जो सवाल है उसका जवाब, एनआरसी लागू किया जाए ना, एनआरसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लावनी जी, हमने तो बार बार स्पष्ट तौर पे कह दिया, तो उत्तर मिल गया। अरे हाँ या नहीं में तो बोलना है, एनआरसी लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? आप घुसपैठियों के विरोध में है ना, तो एनआरसी पर बोलिए, एनआरसी लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लावनी जी, आप जबरदस्ती मुझसे कहवा रही है। नहीं, जबरदस्ती नहीं, मेरा सवाल है साहब, आप इतनी देर से जो आप रमाकांत जी से या मुझसे या अनिल जी से या अशोक जी के सामने या पूरे व्यूअर्स के सामने जो बात रख रहे हैं, मुझे तो इतना समझ में आता है कि अगर घुसपैठियों के खिलाफ अगर लंबी लड़ाई और सख्त लड़ाई लड़नी है तो एनआरसी जरूरी है, और अगर आप घुसपैठियों के खिलाफ है तो बोलिए एनआरसी लागू होना चाहिए। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ, आप घुसपैठियों को देश से निकाल करिए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ। अरे तो एनआरसी पर क्यों नहीं बोल पा रहे? खुलकर बोलिए ना कि हाँ एनआरसी लागू हो जाए। यही आपकी सोच, आपकी दोहरी नीति यही समझ में आ जाती है। अशोक जी, आपकी नजर में जरा बता दीजिए, एनआरसी लागू हो जाए या नहीं लागू हो? लावनी जी, देखिए, सब जो एनआरसी, सीएए, ये सब सारे मुद्दे हैं, ये सेंसिटिव इश्यूज हैं। इसको हाउस में सर देखिए बता रहा हूँ, मुझसे अगर जवाब सुनना है मैं बता। अरे सर, सेंसिटिव इश्यूज हैं, इसीलिए तो इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए हर किसी को, और इसी पर गंभीरता से जवाब देना चाहिए। देखिए, ये सब इश्यूज, अभी विंटर सीजन आ रहा है पार्लियामेंट का, विंटर वाला जो एनआरसी से इतनी घबराहट क्यों हो रही है साहब? मैंने तो बड़ा छोटा सा प्रश्न पूछा, एनआरसी लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं तो बहुत आसान सा सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, पार्लियामेंट का विंटर सेशन आ रहा है, तो पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठेगा, लेकिन आप लोग सड़क पर लेकर उतरते हैं। मैं डिबेट में लेकर चली आई हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछ रही हूँ, आप ऑफिशियल स्पोक पर्सन है वहाँ के, मैं पूछ रही हूँ कि क्या समाजवादी पार्टी चाहती है एनआरसी लागू हो या ना? समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के सभी दल एक साथ मांग करते हैं सरकार से कि सरकार घुसपैठियों को खोजे, उनको राजनीतिक टूल न बनाए, और जहां तक बात एनआरसी सीए की है, ये आप पार्लियामेंट में लेके आइए, इस पे स्वस्थ बात होगी, अनिल जी, अब देखिए, इतनी देर से डिबेट चल रहा था, मैंने बड़ा सिंपल से सवाल पूछा कि एनआरसी लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए। यहीं पर सब समझ में आ जाता है कि घुसपैठियों को लेकर कितनी संजीदगी है। अनिल जी, आंकड़ों का गणित राजनीति में खूब चलता है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो एनआरसी, बस 3 वर्ड्स है, एनआरसी। 90,000 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने जब देश से अरे सर, तो अब इसके बाद आ रहे हैं ना एनआरसी, 90,000 क्या 90 लाख हो, 90 करोड़ हो, खदेड़ो एनआरसी के जरिए, हमें पता तो चले कि हमारा अपना कौन है और कौन आकर बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री की सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, एनआरसी से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अनिल जी आइए। इसी बात में मैं बात कर रहा था, आपने वो बीच में रोक दिया था, बोलिए दीजिएगा। मेरा क्या कहना है, जो घुसपैठिए आए हैं उनको दो ही तरीके के लोग आते हैं, या तो सीएए में कवर होंगे या नहीं होंगे। जो सीएए में कवर होंगे वो हमेशा शरणार्थी बन के आएंगे, उनको घुसपैठिया बनने की और अपने आप को घुसपैठिया साबित करने की कोई जरूरत है नहीं। तो जो सीएए में कवर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ वही लोग घुसपैठिया बन के आए हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर आप वोटिंग पैटर्न देखें, विपक्ष वालों की भी बयान आपको समझ में आ जाते हैं कि वो घुसपैठिया जो लोग एक विशेष धर्म के ही हैं, और ये भी माना जाता है कि विशेष धर्म के लोग कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, एनडीए को वोट नहीं देते, ऐसा ये लोग बोलते हैं। हम नहीं बता रहे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता अगर उनके वोट कटते हैं, अगर उनकी सिटीजनशिप मानी जाती है कि नहीं है, तो सबसे ज्यादा नाराजगी इन्हीं को होगी। अब ये देखिए, अभी जो आपने सवाल किया सपा के साथी से, कांग्रेस के साथी से, ये नहीं जवाब दे पाए, गोल बोल दे रहे, क्योंकि ये आपने वो सवाल पूछा जिसका उत्तर ये लेके नहीं आए थे, क्योंकि ये सवाल आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ लिया, इनको नहीं मालूम था आप एनआरसी पे कुछ पूछेंगे क्या। ऐसे ही सवाल अभी जो घुसपैठिए है उनके साथ हो रहा है।
उन्होंने आधार कार्ड तो बनवा लिया, उन्होंने वोटर कार्ड तो बनवा लिया, चाहे वो असम में आए, चाहे वो वेस्ट बंगाल में आए, वहां से माइग्रेट होकर बिहार में आए, उत्तर प्रदेश में आए। लेकिन उनसे सवाल पूछा गया, आपके पिताजी कहाँ रहते थे, आपके पिताजी का नाम वहां के वोटर लिस्ट में होना चाहिए भाई। आज से 20 साल वाली पुरानी वोटर लिस्ट में 2003 वाली में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 2004 वाली में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब वो फंस गए, उन्होंने इस सवाल का तो उत्तर तैयार ही नहीं किया था। उन्होंने तो ये बता दिया था, मैं हूँ, मेरे पिताजी का नाम है, देखो वोटर लिस्ट में, आधार कार्ड में है, लेकिन पिताजी का भी नाम होना चाहिए। बिल्कुल, दो बातें बहुत क्लियर, इसलिए डिटेक्ट हो रहे हैं। दो बातें। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि एक जो ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि ये सब कुछ उत्तर प्रदेश का या बंगाल का चुनाव देखकर किया जा रहा है, ऐसा आप मानते हैं? देखिए ऐसा है, जब बिहार में किया गया तो बोले चुनाव सर पे था, इतनी जल्दी क्या थी, इतनी जल्दी कैसे होगा, इतना टाइम लाइन क्यों दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बोला यहाँ कौन सा चुनाव है, यहाँ क्यों करवा रहे हो। यही सबसे बड़ा सवाल है कि समय को लेकर अगर सवाल था तो उत्तर प्रदेश में तो 2027 में चुनाव होना है, तो इसे क्यों चुनावी हाइप कहा जा रहा है, इसका जवाब भी देना होगा अशोक जी। लेकिन उससे पहले महेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने वो पद पर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की खासतौर से अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज पर कितना ज्यादा दबाव है घुसपैठियों का, महेश जी जरा बता सकते हैं आप? आपने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है, बॉर्डर एरिया खासतौर से नेपाल और यूपी के जो बॉर्डर्स हैं वहां को लेकर बड़ी संजीदगी दिखाई जा रही है। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से है। ये तथ्य है कि तमाम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नेपाल से आके और बॉर्डर के जिलों में बस गए हैं। वहां पर जगह गांव-गांव में ऊंची ऊंची मस्जिदें और मीनारें बना ली हैं और साथ ही साथ बहुत से उनमें से देश विरोधी गतिविधियों में भी वांछित पाए गए हैं। जब मैं डीजीपी था उन दिनों 15 अगस्त को साबरमती पर वो एक ट्रेन में बम फोड़ा था, उसके अलावा 2-3 जगह और बम फोड़े गए थे। तो उनमें जब लोग पकड़े गए तो पता ये चला कि पाकिस्तान एम्बेसी जो नेपाल की है वहाँ से धन लेकर और वहाँ से प्रेरित होकर लोग आए थे। तो हमारे बॉर्डर पर, इसी तरह असम के बॉर्डर पर बांग्लादेश का वो खुले होने के कारण ये अधिक लोग बसे हुए हैं। उनकी संख्या देख लीजिए, असम में देखिए कि जब 1947 में क्या परसेंटेज थी, 10-11, कुछ बढ़ के 1982 में करीब 34% हो गए थे और शायद अब और बढ़ के हो सकता है 40% हो गए। डेमोग्राफी निरंतर चेंज हो रही है, वो उत्तर प्रदेश हो, बॉर्डर एरियाज हो या फिर हमारी पूर्वोत्तर के राज्य हो या जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, बॉर्डर्स पर हमने देखा है कि सीधे तौर पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और अगर डेमोग्राफी चेंज होती है और अगर ये घुसपैठियों से जुड़ा होता हुआ मुद्दा है तो इस पर क्यों नहीं प्रहार किया जाए। बहुत जल्दी तीनों पॉलिटिकल बॉडीज से मैं 20 सेकंड्स में समझ चाहूंगी। सबसे पहले अशोक जी, दो बातें आपने देखिए शुरू से बोली, मैं इस बात के लिए यहाँ पे बोलूंगी कि अशोक जी ने बार बार कहा कि हम चाहते हैं कि घुसपैठिया मुक्त भारत हो, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो। लेकिन अगर सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आपके पास क्या रोड मैप है, घुसपैठियों को कैसे बाहर करेंगे? देखिए, जो पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने जो घुसपैठियों को बाहर किया था, किस तरह बाहर किया था, उसके पास दृढ़ इच्छा थी। इस सरकार के पास दृढ़ इच्छा नहीं है। इस सरकार को घुसपैठियों का मुद्दा बना करके वोट लेना है। अच्छा, मतलब अगर आप एक बात यहाँ पर बोलिए कि अगर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जाएगा तो आप लोग फिर ये कहने नहीं आएंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, ये एक खास वर्ग को परेशान किया जा रहा है, तैयार है इसके लिए कि ऐसे कोई बयान नहीं करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक पूर्व डीजीपी साहब बैठे हैं और आपने भी खास वर्ग 2-3 बार बोला। मैं तो इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, द हिंदू 10 जुलाई 2023। सर क्यों नहीं बोले खास वर्ग? अच्छा क्यों? अब देखिए यहीं पर क्लियर हो गया, तुष्टीकरण की राजनीति फिर आ गई। यही तो होता है ना, जो तुष्टीकरण से करे प्यार वो घुसपैठियों से कैसे करे इनकार। यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है। रतन जी जल्दी से 20 सेकेंड, वही कवर भी होता। रतन जी 20 सेकेंड। लावनी जी, खास वर्ग उन्होंने कहा है, बड़े सम्मान के साथ कहा है। कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीखना चाहिए कि हमारी इच्छा शक्ति थी तो हमने 90,000 घुसपैठियों को देश से बाहर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के पास सारी यंत्रणा है, सारी एजेंसियां होने के बाद भी मात्र 4,000 लोगों को देश से बाहर कर रहे हैं और 2017 में 51 लोगों को देश से बाहर कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी अपरिपक्व नेता हैं। इनको 2047 के जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, उसके ऊपर में आक्षेप नहीं करना चाहिए उनकी उम्र को लेकर के। एक चीज जरा बता दीजिए रमाकांत जी, बहुत जल्दी से, जो मेरे मन में तीव्र इच्छा जगी है। अभी आप लोगों ने ये तय कर दिया है ना कि नक्सल मुक्त भारत होगा,
2026 मार्च तक, तो घुसपैठिया मुक्त भारत के लिए भी तो डेडलाइन तैयार करनी होगी। वो डेडलाइन क्या है? बिल्कुल देंगे। हमने इस प्रक्रिया को शुरू किया है, ये प्रोसेस शुरू हुई है, हम उसका डेडलाइन भी तय कर देंगे। ठीक है, डेडलाइन भी सामने आएगी और तस्वीर भी बड़ी होगी, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ रण क्षेत्र में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर घुसपैठियों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने, यानी यूपी की सरकार ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है और ये कहा जा रहा है कि ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है और इसलिए जरूरत है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है उसका देशव्यापी अभियान के रूप में, देशव्यापी अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए और तभी हम देख पाएंगे उस घुसपैठ मुक्त भारत का सपना पूरा होता हुआ जिसकी संकल्पना और परिकल्पना पे यह सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है। चलिए, रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय